नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो गया है राजस्थान न्यूज पर। न्यूज एट 10 का मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। आनंदपाल फरारी मामले में दायर चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। एसओजी ने 1352 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। एसओजी और एटीएस को 1 साल पहले पता था कि आनंदपाल भागेगा, लेकिन वो केवल अलर्ट करके भूल गए। चार्जशीट में अजमेर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। यहां तक कि कमांडो शक्ति सिंह आनंदपाल से मिला हुआ था, ये भी अजमेर पुलिस को पहले से जानकारी थी। इतना ही नहीं, बिना इजाजत के लोग आनंदपाल से जेल में मिलने जुलने आया करते थे और जेल में ही पैसे भी पहुंचते थे। गैंगस्टर आनंदपाल के इशारे पर मुख्य प्रहरी और डिप्टी भी काम करते थे। आनंदपाल फरारी मामले पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, आपको बता दें। अब इस चार्जशीट से बड़े खुलासे यहां सामने आ रहे हैं। एसओजी और एटीएस को 1 साल पहले मालूम था कि आनंदपाल भागेगा। कमांडो शक्ति सिंह आनंदपाल से मिला हुआ है। अजमेर पुलिस जानती थी। जेल में बिना इजाजत लोग आनंदपाल से मिलने आया करते थे। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता वरुण भंसाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, जब किसी अपराधी के खिलाफ आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल होती है तो यह मान लिया जाता है कि प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित हो चुके हैं। यह तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं चार्जशीट से वो बहुत चौंकाने वाले हैं। कौन था 1 साल पहले एसओजी और एटीएस का चीफ? क्या कार्रवाई होगी इस पर अब? देखिए, साफ तौर पर ये जो चार्जशीट दायर हुई है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो पता चल रही है वो ये कि रक्षक ही पूरी तरह से भक्षक बन गए और पुलिस की ही कहीं ना कहीं मिलीभगत थी, जिसकी वजह से आनंदपाल फरार हुआ। साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से पैसा आता था जेल में, उसमें भी पुलिस की मिलीभगत थी। और यहाँ तक कि आनंदपाल की गैंग से जुड़े हुए शख्स भी यहाँ पर आते थे, आराम से मिलकर जाते थे। 1 साल पहले अलर्ट जारी हो चुका था, लेकिन उस अलर्ट को सीरियसली भी नहीं लिया गया और यही सबसे मुख्यतः वजह रही आनंदपाल के भागने की। तो साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही और पुलिस की कर्मठता पर पूरी तरह से सवाल उठते हैं और खुद एसओजी की रिपोर्ट ही ये कहती है, चार्जशीट ही ये कहती है। तो अब जो है इस पर शिकंजा कसना होगा और पुलिस व्यवस्था को ठीक करना होगा। अगर एक आरोपी जेल से फरार होकर भाग जाता और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब इसे गृह विभाग को और पुलिस को बहुत ही गंभीरता से लेकर आगे काम करना होगा। जी कमरुद्दीन, अगर हम इसके चार्जशीट पर नजर डालें वरुण, तो जिस तरीके से माना जाता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी के खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाता है, उसके बाद जो पुलिस होती है वो कोर्ट से वारंट की मांग करती है। वारंट के बाद अगर नहीं होता है तो गैर जमानती वारंट होता है, कुर्की भी हो जाती है, संपत्ति कुर्की भी। क्या अब ट्रायल में आनंदपाल को हाजिर करवा पाएगी पुलिस? बड़ी चुनौती है वरुण। देखिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आज तक भी वो आनंदपाल को ढूंढ नहीं पाई है और यहाँ पर पुलिस के खुद के कार्यप्रणाली पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो अब पुलिस क्या करेगी ये वाकई देखने लायक होगा और पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आनंदपाल को ढूंढ पाना। अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। वाकई राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा कर रही है। अब गृह विभाग और पुलिस इसे किस तरीके से लेती है और कितना जल्दी अपनी इमेज सुधारने के लिए आनंदपाल को लाती है, ये वाकई देखने वाली चीज होगी। जी, अब तरीके से आपने कहा कि गृह विभाग को भी सतर्क होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से खुलासे हुए हुई बहुत अहम बात है। चार्जशीट तो अपने आप में अहम है वरुण, लेकिन अब जिस तरीके से क्या जो राजस्थान पुलिस की व्यवस्था है वो सुधरेगी इस पर? जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्य प्रहरी से लेकर जो जेल प्रशासन के तमाम लोग मिले हुए थे, आनंदपाल उसमें जब कैद था सेंट्रल जेल अजमेर में, तो वहां पर लोग आया करते थे, पैसे लेकर आया करते थे बाकायदा। ये सब कैसे हो रहा था? बिना किसी मिली भगत के कैसे मुमकिन होगा ये वरुण? देखिए, पूरी चार्जशीट साफ तौर पर यह दर्शा रही थी कि पैसे और रसूख के आगे पुलिस व्यवस्था भी झुक चुकी थी और आनंदपाल ने अपने पैसे और रसूख के दम पर पुलिस व्यवस्था को झुका चुका था पूरी तरह से। मिलीभगत कर कमांडो से लेकर पुलिस वाले सब मिले हुए थे और ऐसे जो थे पैसे अंदर पहुंचते थे। जेल आनंदपाल के लिए सजा काटने से ज्यादा एक रक्षा वाली जगह बन चुकी थी जहां पर उस पर कोई हमला नहीं कर सकता था और वो अपने ही स्वार्थ की वजह से जेल में रह रहा था ताकि उससे जो विरोधी गैंग है वो उस पर हमला ना करे। और जब विरोधी गैंग को की सारी बात पता चल गई कि वो उस पर हमला करने वाली है तो फिर आनंदपाल जो है वो फरार हो गया। पूरी तरह से पुलिस ने फरारी एक और अहम और पुलिस सवाल यहाँ पर ये उठता है वरुण की
1300 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। जब आरोप पत्र दाखिल होता है तो उसमें सारी चीज़ों का डिटेल होता है। इसमें वरुण की जब प्राथमिक दर्ज होती है उसके बाद से पुलिस ने क्या सबूत जुटाए, किसके नाम है, कहाँ रहता है, क्या आरोप पत्र में जो गवाह हैं, जो भी आरोपी हैं, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है इसमें क्या? देखिए, अभी तो पॉलिटिकल कनेक्शन कोई सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत गहरे हैं और जिसकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। यहाँ प्रशासन और पॉलिटिक्स दोनों के दोनों आनंदपाल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और आनंदपाल की ताकत, आनंदपाल के रसूख, आनंदपाल के पैसे से वो पूरी तरह से झुक चुके थे, जिसकी वजह से ही ये सारा चीज पेश आई। और साफ तौर पर एक बहुत बड़ी बात है, अगर अलर्ट पहले से जारी था कि आनंदपाल भागने वाला है, अगर अलर्ट पहले से जारी था कि आनंदपाल के सहयोगी जो हैं उससे मिलने आ रहे हैं, बिल्कुल, ये तो बड़ी चूक है वरुण। इस वक्त हमारे साथ आप बने रहिएगा वरुण। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे जी मीडिया संवाददाता अजमेर से मनवीर। ये जो आनंदपाल था वो सेंट्रल जेल में कैद था अजमेर में, और जिस तरीके से जो खुलासे हुए हैं चार्जशीट से उसमें ये साफ हो रहा है कि आनंदपाल से मिलने लोग आया करते थे, पैसे लेकर आया करते थे, और वो भी पुलिस की मिली भगत से। क्या कहते हैं आप? देखिए कमरुद्दीन, जो आनंदपाल है वो अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में था और ये वो हाई सिक्योरिटी जेल है जो कि प्रदेश भर के जितने भी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको रखने के लिए बनाई गई। जाहिर तौर पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। बावजूद इसके जिस तरह की मिलीभगत का खुलासा हुआ है और खुद एसओजी ने जब चार्जशीट फाइल की है और उस चार्जशीट के अंदर जिस तरीके से जो तथ्य सामने रखे हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी जेल के जो अधिकारी थे वो सीधे तौर पर मिलीभगत उनकी सामने आई है आनंदपाल के साथ। उसके साथ साथ जो पुलिस का जाब्ता आनंदपाल के साथ होता था उसकी मिलीभगत सामने आई है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला अभी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पैसे का और रसीदों का खेल जमकर खेला गया और उसी का लाभ उठाकर आनंदपाल फरार हुआ है। दूसरी बात, इस चार्जशीट से एक चीज और स्पष्ट होती हुई नजर आती है कि पूर्व के अंदर जब स्थानीय प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जेल प्रशासन को आगाह कर दिया गया था कि आनंदपाल भागने की फिराक में है, तो आखिर क्या वजह रही कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। तमाम तरह के सवाल इस चार्जशीट से उठे हैं। देखने वाली बात होगी कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके से इन सवालों का जवाब देता है और आनंदपाल को पकड़ने की जो कोशिश अभी तक होनी चाहिए थी वो जो साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। क्या इस चार्जशीट के फाइल होने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर आनंदपाल की गिरफ्तारी के भी प्रयास होते हैं या नहीं? जो अजमेर सेंट्रल जेल है मनवीर, वो किस तरीके से वहां सुरक्षा व्यवस्था होती है? क्या अपराधी खुलेआम वैसे भी रहते हैं जैसे वो बाहर रहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आनंदपाल अजमेर की सेंट्रल जेल में नहीं, आनंदपाल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में था और ये हाई सिक्योरिटी जेल बेहद यूं कहा जा सकता है कि कड़े सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की नजर के अंदर जो कैदी हैं वो 24 घंटे रहते हैं। बावजूद उसके, क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत थी, चालानी गार्ड्स की मिलीभगत थी, इसलिए लगातार लोग आनंदपाल से मिलने आते रहे। और जिस तरीके से चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि लोग, क्योंकि जेल उपाधीक्षक के सीधे कहने के बाद उनकी एंट्री नहीं की जाती थी, उनको सीधे आनंदपाल से मिलवा दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बेहद बड़ी चूक थी और ये चूक साजिशन थी, ये बात भी बिल्कुल। ये तो और भी बड़ी बात है मनवीर की अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में सिक्योरिटी नहीं है। अब हमारे साथ इस वक्त वरुण भी लगातार बने हुए। वरुण, हमने जब भी गृह मंत्री से बात करने की कोशिश की, जब भी उनसे पूछा गया आनंदपाल कब पकड़ा जाएगा, वो जज्बाती होकर बोल देते हैं कि आनंदपाल जरूर पकड़ा जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। और 110 दिन, 12 दिन, 14 दिन का वक्त हो गया, 3 सितंबर से फरार है, कोई नहीं पकड़ पा रहा है। राजस्थान पुलिस के हाथ उसके गिरफ्तार तक नहीं जा पा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, साफ तौर पर जो राजस्थान की सुरक्षा है, इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जब हाई सिक्योरिटी जेल इस व्यवस्था के साथ बनाई जाती है कि इसमें सबसे जो कुख्यात क्रिमिनल्स हैं उनको रखा जाएगा और पूरी सिक्योरिटी रहेगी, वो कभी वहां से भाग नहीं पाएंगे, वो एक उस व्यवस्था के तहत बनाई गई जेल है। और उस जेल का इस्तेमाल आनंदपाल करता था अपने नेटवर्क्स बनाने के लिए। आनंदपाल का ये समझ थी कि उस जेल से वो ज्यादा आसानी से ऑपरेट कर पाएगा बाहरी दुनिया की बजाय। तो हाई सिक्योरिटी जेल जो है वो
ऐसे क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत अच्छा अड्डा साबित हो रही थी। ये वाकई बहुत शर्मनाक है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि इतने दिन हो गए अभी तक आनंद पाल को पकड़ने के लिए कोई बड़ी कोशिश भी सामने नहीं आई। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इससे डर लगता है आम नागरिकों को भी कि किस सुरक्षा के अंतर्गत वो है। जो राजस्थान पुलिस एक भागे हुए अपराधी को नहीं पकड़ पा रही, वो कैसे अपनी जनता की सुरक्षा करेगी? ये बिल्कुल। वरुण, अब कहीं ना कहीं आनंद पाल से तमाम जो अपराधी वो कहीं ना कहीं सीख भी लेंगे। उसके जिस तरीके से हरकतें थी, जिस तरीके से उसने अपनी मंसूबों में कामयाबी दिखाई है, और राजस्थान पुलिस का जो लचीला रुख है इसमें, क्योंकि आनंद पाल फरार है, क्या माने कि अब जो अपराधी हैं उनके हौसले भी और बुलंद हो जाएंगे। मनवीर, वो वरुण, जाहिर तौर पर ऐसी घटनाओं से अपराधियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद होंगे और पुलिस जो लचीला रुख अपना रही है अपराधी के लिए, वो एक बड़ी ताकत साबित हो सकता है कि इस तरह की अगर पुलिस है तो अपराध तो खुलेआम हो ही सकते हैं। इसलिए अब जो है पुलिस को कोई एग्जाम्पल सेट करना होगा, जल्दी से आनंद पाल को पकड़कर और उसको सलाखों में वापस डालकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर अपनी खाकी की साख बचाने के लिए उन्हें यह काम करना ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण, जानकारी देने के लिए आपका। तो हम दर्शकों को बता दें कि 1352 पन्नों की चार्जशीट आनंद पाल के खिलाफ दाखिल हो चुकी है। अब इसमें ट्रायल शुरू होना बाकी है। ट्रायल जब शुरू होगा तो आनंद पाल को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अगर कोर्ट में पेश नहीं होगा तो उसके खिलाफ वारंट जारी होगा। वारंट उसके बाद भी नहीं पेश होगा तो गैर जमानती वारंट, उसके बाद संपत्ति कुर्की, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। और इधर उदयपुर से एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। मावली में स्थित दरीबा जिंक प्लांट में हादसा हो गया है। डंपर की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है। प्लांट की पार्किंग में हादसा पेश आया है। जिंक प्लांट में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। मावली के दरीबा जिंक प्लांट में हादसा हुआ है। डंपर की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की जान चली गई है। प्लांट की पार्किंग में हादसा हुआ है। खास बात यह है कि जो जिंक प्लांट है उसमें पहले भी हादसे हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता कपिल श्रीमाली। कपिल, क्या वजह है कि जिंक प्लांट में हादसे हो रहे हैं और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये दरीबा माइंस में हादसा हुआ है और अल सुबह की घटना बताई जा रही है। जब बाइक सवार जब पार्किंग से होकर गुजर रहे थे तो एक वाहन की चपेट में आने से ये हादसा घटित हुआ और मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। तो दूसरी बात, हादसों की अगर वजह देखी जाए तो कहीं न कहीं लापरवाहीपूर्ण रवैया एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल जानकारी देने के लिए। प्लांट में पहले भी हादसे हो चुके हैं, उसके बावजूद कोई सीख नहीं ले रहा प्रशासन। और एक अगली खबर आपको बताएंगे जोधपुर से, बड़ी खबर, जहां पर एक निजी अस्पताल में विदेशी सैलानी की मौत हो गई। टोरंटो निवासी सैलानी किम्बर्ली की इलाज के दौरान मौत हुई है। किम्बर्ली को सिर में तेज दर्द की शिकायत आने के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। किम्बर्ली आपको बताएं टोरंटो का रहने वाला था, राजस्थान आया हुआ था टहलने के लिए। जब उसके सिर में तेज दर्द हुआ उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके बाद इलाज के दौरान ही अस्पताल में एक विदेशी की मौत हो गई। ये विदेशी आपको बता दें टोरंटो का रहने वाला था। इसका नाम था किम्बर्ली। किम्बर्ली को दरअसल सिर में तेज दर्द की शिकायत हुई थी। उसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। सिर में तेज दर्द के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। विदेशी पर्यटक की निजी अस्पताल में मौत हुई है। यह कोई सरकारी अस्पताल नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। 10 महीने बाद जयपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक आज निगम मुख्यालय में आयोजित होगी। बैठक में भारी हंगामे होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों ने महापौर निर्मल नाहटा को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं बीजेपी पार्षद हंगामे के बीच सभी 9 प्रस्तावों को पास कराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्षदों ने साफ कर दिया है कि साधारण सभा की बैठक में भ्रष्टाचार मामले को जोर शोर से उठाया जाएगा। आपको बता दें कि कल निगम के सत्ताधारी बोर्ड की प्री साधारण सभा की बैठक हुई थी, जिसमें अनुशासन के नाम पर सभी पार्षदों को तुगलकी फरमान सुना दिया गया था। निगम में भ्रष्टाचार के ऑडियो आउट होने के बाद पार्षदों को मीडिया से बात करने से मना कर दिया गया। यही नहीं, अब सिर्फ चेयरमैन और महापौर ही मीडिया से मुखातिब होंगे।
तो तुगलकी फरमान ये आया है कि निगम में भ्रष्टाचार के ऑडियो आउट मामले के बाद पार्षदों को कहा गया है कि आप लोग मीडिया से बात मत करिए। अब चेयरमैन और महापौर ही मीडिया से मुखातिब होंगे। प्री बैठक में बात सामने आई थी। आज आपको बताने साधारण सभा की बैठक होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्षद हैं वो निर्मल नहाटा, जो शहर के प्रथम नागरिक हैं जयपुर के मेयर, उनके इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता वरुण भंसाली। वरुण, बहुत ही हंगामे होने के आसार हैं, इससे निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, सत्ताधारी पक्ष को यहाँ 9 प्रस्ताव पास कराने हैं और सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ये है कि कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति बना चुकी है पूरी तरह से हंगामा करने की, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से ऑडियो टेप सामने आई थी और उस ऑडियो टेप में भ्रष्टाचार का साफ खुलासा हुआ था और उसके बाद अभी अतिक्रमण हटाने को लेकर भी चेयरमैन की मिलीभगत और जोन अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी, उसको लेकर पूरी तरीके से महापौर का इस्तीफा मांगा जाएगा कांग्रेस की तरफ से और इसलिए इस सभा में हंगामा होना तय है। अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष कैसे एकजुट होकर अपने 9 एजेंडे पास करवाता है, क्योंकि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जैसा अहम एजेंडा भी इसमें है जो कि सफाई व्यवस्था के लिए जयपुर के लिए बहुत जरूरी है और उसे पास करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है सत्ता पक्ष के पार्षदों के लिए। और देखने वाली बात ये होगी कि अगर सारी एकजुटता दिखाते हैं सत्ता पक्ष के पार्षद तो फिर भी आसान हो जाएगा इन प्रस्तावों को पास कराना, क्योंकि संख्या बल काफी है। चलिए, संख्या बल काफी है, उनको जदोजहद नहीं करनी पड़ेगी अगर एकजुट हो जाएंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 11 बजे साधारण सभा की बैठक होगी, इंतजार करिए। कोटपुतली का ट्रॉमा सेंटर बस दिखावा बनकर रह गया है। पिछले 1 साल से यहां आने वाले घायलों का सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। पिछले साल जुलाई में लाखों की लागत और भामाशाह योजना की मदद से इस ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया था, लेकिन आज भी यहां जरूरी सुविधाओं का अभाव है। अस्पताल में आधुनिक मशीनें भी नहीं हैं, जिससे मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। शाहजहांपुर से आमेर के बीच NH8 पर केवल एक ही सरकारी अस्पताल है, जिसे देखते हुए ट्रॉमा सेंटर बनाने का फैसला हुआ था, लेकिन आज भी मरीजों का इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है। सुविधा ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ आने वाले ज्यादातर घायलों को, मरीजों को जयपुर रेफर करना पड़ता है, जिनमें से कई घायल तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं गंभीर हालत होने की वजह से। तो ये ट्रॉमा सेंटर 1 जनवरी 2015 से प्रारंभ है, लेकिन पूरे इक्विपमेंट नहीं आने की वजह से और पोस्टें सैंक्शन नहीं होने की वजह से और अस्थि रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने के कारण से ये जो सेवाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उपलब्ध थे इस चिकित्सालय के पास में, उनसे इसको स्टार्ट कर दिया गया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी नया काम हम चालू करते हैं तो इस PPP मॉडल के अंदर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की। कुछ वजहों से डिले रहा, लेकिन अब काम बहुत फास्ट हो रहा है और आने वाले 2-1 दिनों में ये चालू हो जाएगा। फिलहाल सर हमारा ट्रॉमा हम स्टार्ट करने वाले हैं, विदिन 2-3 दिन के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे। अब ये है कि जब तक पूरा वेल फर्निचर हमारे पास पूरा सामान नहीं था तब तक तो हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि अननेसेसरी कि हमने स्टार्ट किया और किसी चीज़ का अभाव हो तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पेशेंट को सफ़र करे और हम भी सफ़र करें। सर, निम्स के लिए PMO साहब से बात हुई थी कि जुलाई से प्रकरण चल रहा है कि आज ले रहे, कल ले रहे, आज ले रहे, कल ले रहे, बाकी अभी तक तो ले नहीं पाए। कल ही मैंने उनको जो हमारे सामान आया था, जैसे बेड हैं, मैट्रेस हैं, कर्टेन वगैरह है, पंखे, AC वगैरह सारे उनको हमने हैंड ओवर कर दिए, मतलब। परंतु अभी तक उनका कोई स्टाफ, डॉक्टर वाली टीम आकर अभी प्रॉपर काम करना शुरू नहीं किया है। नया साल आने वाला है, लोग अपने अपने तरीके से नया साल मनाने की तैयारी में जुटे हैं। राजस्थान में भी नया साल मनाने और सर्दियों की छुट्टियां बिताने वाले सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। राजस्थान की गुलाबी ठंड और सर्दियों की छुट्टियों का मजा लेने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। नेशनल पार्क में बाघों को देखने के लिए खास तौर पर देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने से जहां पर्यटन विभाग को फायदा हो रहा है, तो वहीं होटल मालिक और स्थानीय व्यापारी भी काफी खुश हैं। पर्यटन का अभी इस साल दिसंबर एंड बहुत अच्छा चल रहा है और कई सारे पर्यटक यहाँ पे